तो एबीपी गंगा आप देख रही हैं, लगातार ये तस्वीरें आपके सामने। लखनऊ में जिस तरीके से हादसा हुआ है वहां पर लगातार हमारी टीम मौजूद है, वरीश पांडे मौजूद है जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। 13 घंटे पूरे हो चुके हैं, ऑपरेशन जारी है, लोगों को बचाने का काम अभी भी जारी है। मौके पर बचाव दल मौजूद है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन सबके बीच अच्छी खबर यह है कि घायलों की स्थिति बेहतर बनी हुई है। सीधा रुख कर लेते हैं वरीश का, मौके से वहां से हर तस्वीर वो हमें दिखा रही है, क्योंकि अभी जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कवायद अब और तेज हो चुकी है। वरीश, क्या अपडेट है, अब कैसी हलचल वहां पर? देखिए, हलचल तो वैसी ही है जैसी पहली थी, थोड़ी बढ़ी है। लेकिन एक बात मैं दर्शकों को ज़रूर बताऊंगा, यहाँ पर एक बात लगातार चल रही है कि हमने बहुत सारे ऑपरेशन देखे, बहुत सारी मंजिल इमारतें गिरी देखी, बहुत सारे ऐसे हादसे देखे, लेकिन मुस्तैदी के साथ अधिकारियों को डटकर खड़े होकर एकजुट होकर एक साथ पूरी रात कभी नहीं देखा। ये पहला ऐसा मौका है कि मैं देख रहा हूं कि चाहे वो मंडलायुक्त हों, चाहे जिलाधिकारी साहब हों, चाहे पुलिस कमिश्नर साहब हों, चाहे गृह सचिव साहब हों, चाहे कोई भी हो, इतनी शिद्दत, इतनी अलर्टनेस के साथ मैंने नहीं देखा। और हमारे कई ऐसे पत्रकार साथी हैं जो कह रहे हैं कि भैया ऐसा हमने भी नहीं देखा। क्यों? इसके पीछे कारण है, सोर्सेस से खबर है कि मुख्यमंत्री हर आधे घंटे पर फोन करके आला अधिकारियों से ये कह रहे हैं इन्वेस्टर समिट होने वाला है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी को बख्शूंगा नहीं, अगर जरा भी हीला हवाली हुई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे में सारे अधिकारी अलर्ट पर हैं, कोई भी अधिकारी रात से गया नहीं है, चाहे डीजीपी हो, चाहे कमिश्नर हो, सभी ने घर से जैकेट मंगवाकर और यहाँ खड़े होकर ऑपरेशन को अंजाम दिया है। चाहे यहाँ पर जिलाधिकारी हो और चाहे यहाँ पर कर्मचारी हो, चाहे यहाँ पर दरोगा साहब हो, चाहे यहाँ पर सिपाही जी हो, सभी लोग रात भर जगे हुए हैं। देखिए, ये पांडे जी, दीपक कुमार पांडे, इनकी आंखों से ये पता चल रहा है कि इनकी आंखें एक बार भी झपकी नहीं है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री, सोर्सेस से खबर है कि मुख्यमंत्री हर पल निर्देशित कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने रात में ही कह दिया अधिकारियों को, एक बड़े अधिकारी को कहा कि मुझे हर आधे घंटे में जानकारी चाहिए और जल्दी जल्दी न बताओ, धीरे धीरे बताओ, शब्दशः बताओ और क्रमशः बताओ, और मैं रात में जगा हूं और मुझे चाहिए रिपोर्ट आधे घंटे में, और ऑपरेशन को सफल अंजाम देकर ही बताना, इसलिए खड़े रहना, अगर नहीं तुम लोगों से हो रहा है तो मैं खुद चला आऊंगा। इस प्रदेश की छवि का मामला है, इन्वेस्टर समिट होना है, पूरी मीडिया वहां मौजूद है, मीडिया का भी कैमरे वहां पर मौजूद हैं, मीडिया के लोग हैं, इसलिए कहीं हटना नहीं, डटे रहना। और यही वजह है कि सफलता बनी हुई है, एक भी कोई जनहानि नहीं हुई है। ये निर्देशित मुख्यमंत्री ने किया है कि ऑपरेशन को धैर्य से और बेहतर तरीके से, सफल तरीके से अंजाम दिया जाए। सच में हमारे यहाँ पत्रकार साथी आपस में ये बात कर रहे हैं कि कभी हमने ऑपरेशन में मंडलायुक्त को, जिलाधिकारी को, पुलिस कमिश्नर को, डीजीपी को, होम सेक्रेटरी को एक साथ कदम से कदम मिलाकर एक समय एकजुट पर खड़े होते हुए आज तक नहीं देखा। जी हाँ, तो ये एक बड़ी चुनौती इनके सामने है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नज़र, पैनी नज़र और रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री लगातार मांग रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्दाश्त नहीं करूंगा, हीला हवाली मुझे पसंद नहीं है, आधे घंटे में रिपोर्ट दो और सफलता से अंजाम दो और सभी लोग वहां डटे रहो, अगर नहीं डटे रहोगे तो मैं खुद वहां चला आऊंगा। मुख्यमंत्री प्रोएक्टिव हैं, एक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव कहा जाता है। तो मुख्यमंत्री सक्रिय नहीं, अति सक्रिय हैं, तो उनकी सक्रियता, अति सक्रियता की वजह से अधिकारी भी प्रोएक्टिव के ऊपर प्रोएक्टिव प्लस हो चुके हैं, और ऐसे में जो ऑपरेशन है वो सफलता से अंजाम दिया जा रहा है। और एक बार अधिकारियों की बात हो रही है तो अधिकारियों पर भी नज़र डाल लें, ये कोई साहब जो हैं बैठे नहीं हैं, ये देखिए सब लोग खड़े हैं, चाहे दरोगा जी हों, चाहे बड़े साहब हों, चाहे सिपाही जी हों, और चाहे यहाँ पे कलेक्टर साहब हों, और चाहे यहाँ पे पुलिस कमिश्नर साहब हों, चाहे यहाँ पे पुलिस महानिदेशक साहब हों, और चाहे मंडलायुक्त हों, और चाहे यहाँ पर नगर आयुक्त हों, और चाहे यहाँ पर विकास प्राधिकरण के वीसी हों, सभी लोग एक साथ, एक कदम के साथ यहाँ खड़े हैं।
खड़े इस लिहाज से हैं कि मुख्यमंत्री भी सबके पीछे पड़े हुए हैं, और पड़े हैं इसलिए मुख्यमंत्री सबसे पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है। बारिश की बूंदाबांदी थोड़ी शुरू हो गई है, मुश्किलों से भरा ये दौर न हो जाए इसलिए भगवान भी लुका छिपी कर रहे हैं। कभी बूंदाबांदी हो रही है, कभी बंद हो जा रही है, और मैं तो ये चाहूंगा कि बंद हो जाए। देखिए सीएमओ साहब भी हमें दिख रहे हैं, दिखाओ भाई सीएमओ साहब। अब देखिए अलर्टनेस का ये नतीजा, ये अग्रवाल साहब हैं सीएमओ, अब पहुंच गए यहाँ पर, एम्बुलेंस के पास खड़े हैं कि 1 सेकंड की भी देरी ना हो। अब ये बताइए, अब प्रशासनिक अधिकारी और अलर्टनेस का इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अब देखिए हमारे कैमरे में आपको सीएमओ बड़ी बड़ी मूंछ वाले दिख रहे होंगे, जो मैं आपको बता दूं अग्रवाल साहब, मनोज अग्रवाल नाम है इनका, और ये एम्बुलेंस के पास खड़े हैं। अब जब जिले का सीएमओ एम्बुलेंस के पास खड़ा हो तो फिर अलर्टनेस की ये एकदम हाइट है, तो अच्छी बात है। हम कह सकते हैं कि ये अलर्टनेस होनी चाहिए, और हम इसी वजह से एक भरोसे के साथ जिंदा हैं कि हम एक सुरक्षित प्रदेश में हैं और एक बेहतर प्रदेश में जो उत्तम से सर्वोत्तम बनने की राह पर चल चुका है। और मुख्यमंत्री की सक्रियता नहीं बल्कि अति सक्रियता इसका परिणाम है। और निश्चित रूप से ये जो ऑपरेशन चल रहा है, हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी भी हैं जो आनन फानन में कानपुर से भाग के आए और कानपुर में रात से ही पहुंच गए, और रात में आने के बाद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। और मैं बोलते बोलते थोड़ी मेरी आवाज़ भारी हो रही है, तो मैं रतीश से कमेंट्री और कराऊंगा, क्योंकि आंखों देखा हाल बयां करना है। रतीश, रात से जगे हो और क्या देख रहे हो, क्या डेवलपमेंट? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज़ी से और संयम के साथ चलाया गया। एहतियात काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया। हमने देखा कि शुरुआत में काफ़ी तेज़ी से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। इसके साथ ही जब संयम के साथ एहतियात बढ़ता गया, 5 बजे के आसपास 2 महिलाओं को रेस्क्यू करके निकाला गया, और उसके साथ अब 3 लोगों को और रेस्क्यू करके निकालने की बात कही जा रही है। एनडीआरएफ और जो टीम है एसडीआरएफ की, वो लगातार लगी हुई हैं, और उनको मालूम है कि किस जगह पर वो 3 महिलाएं हैं, और उन 3 महिलाओं को निकालने का काम इसीलिए बहुत एहतियात और सावधानी पूर्वक से तरीके से चलाया जा रहा है। सफलता अभी तक जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं जो जॉइंट ऑपरेशन कर रही हैं उनको मिलती आई है, और इसीलिए और ज़्यादा संयम बढ़ता जा रहा है। लगातार जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, सबको मालूम है कि टीम में किसका क्या काम है, उसी काम के हिसाब से पहले अवरोध को हटाने का काम किया जा रहा है, और अवरोध हटाने के बाद जैसे ही कोई इनपुट मिलता है वहाँ पर पूरी टीम को लगा दिया जाता है। खुद बड़े अधिकारी यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं, जो डीजीपी हैं, जो मंडलायुक्त हैं, जो तमाम प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर अपनी निगरानी में ऑपरेशन को चलवा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को अब से कुछ देर पहले जब डीजीपी डीएस चौहान ने बताया था, मीडिया को ब्रीफ किया था, तो 5 से 6 घंटे बोला गया था कि 6 घंटे तक लगातार यह ऑपरेशन और चलेगा। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो दूसरी शिफ्ट में यहाँ पर पहुँचेंगी, क्योंकि रात भर से लगातार थकाने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया है। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। शहर के बीचों बीच मुख्यमंत्री आवास के पास में ये बिल्डिंग अलाया अपार्टमेंट है, और जहाँ पर ये हादसा हुआ है, और इस हादसे में कैजुअल्टी ना हो, किसी तरीके की जोखिम ना उठाते हुए संयम के साथ, एहतियात के साथ, सावधानी पूर्वक इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, लगातार चलाया जा रहा है। और हम बीच बीच में ड्रिल मशीन की आवाज़ भी सुनते हैं, कटिंग की आवाज़ सुनते हैं। 2 जगह इसको बड़ा कट लगाया गया। एक जगह से 2 महिलाओं को निकाल करके सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया, जिनका इलाज चल रहा है। अब तक कई लोगों को यहां से निकाला गया, 14 लोगों को निकाला गया है। डीजीपी ने साफ किया कि 3 और महिलाएं हैं जिनकी पुष्टि हो चुकी है, जिनसे रिस्पॉन्स मिल चुका है। 5 लेयर तक जाने के बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन से 2 महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया। 5 बजे के बाद एबीपी गंगा की टीम लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नज़र बनाए हुए अपने दर्शकों तक पल पल की खबर पहुंचा रही है, और इस खबर के साथ हम विजुअल आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। बारिश हो रही है, मौसम प्रतिकूल हो गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन की जो गति है उसको लगातार तेज़ किया जा रहा है। कहीं से किसी तरीके से कोई रुकावट नहीं है। रेस्क्यू टीम्स लगातार प्रोफेशनल तरीके से, अंदाज से अपना काम कर रही हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें इस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए बहुत ज़्यादा दक्ष होती हैं, और दक्षता का परिचय देते हुए टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। पुलिस की टीमें हैं, और लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही है। एक रस्सी का घेरा है, उससे आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। जो बड़े अधिकारी हैं वो स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं। मंडलायुक्त ने इससे पहले बताया था कि कैसे यहाँ पर नियमों
नियमों को ताक पर रख करके काम किया गया और उन नियमों पर आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। खुद वीरेश जी हमारे साथ हैं यहाँ पर, लगातार वो देख रहे हैं कि ऑपरेशन कैसे चल रहा है। वीरेश जी, आपने मंडलायुक्त से बात की थी, आप लगातार इस बात का इंगित कर रहे हैं कि ऐसी बिल्डिंगें कैसे खड़ी हो जाती हैं और लोग इस पर ध्यान नहीं देते। मंडलायुक्त का कहना था कि ये गलत बिल्डिंग है। बहुत साफगोई के साथ अधिकारी हमेशा बहुत टाल मटोल की बात करते हैं कि अभी हम जांच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं। जैसे कल ए.के. शर्मा कह रहे थे, ए.के. शर्मा जो नगर विकास के मंत्री हैं, आए 5 मिनट में चले गए। इतने बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट, मुझे बड़ा निराशा हाथ लगी, मैं साफ कह सकता हूं। ए.के. शर्मा के जो अनुभव है, 30, 32, 35 साल का टॉप ब्यूरोक्रेट रहे, देश चलाया उन्होंने, पूरे गुजरात को चलाया जैसा कि कहा जाता है। मैं तो गुजरात गया नहीं था उनको देखने, लेकिन कहा जाता है उन्होंने भुज का जो भूकंप आया था उसे भी देखा। आए, नगर विकास के मंत्री हैं और 5 मिनट के अंदर चले गए। मैंने कहा कि अपने अनुभव से लोगों को बताएं, दिखाएं, समझाएं, बचाएं, और आके चले गए। नगर विकास मंत्री हैं वो, उनकी जिम्मेदारी बनती थी और अभी तक मुझे नहीं देखा। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आए, आकर उन्होंने अपना रेस्क्यू के ऑपरेशन में अपनी जिम्मेदारी निभाई। मुख्यमंत्री जगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जगकर लगातार अधिकारियों से कह रहे हैं कि खैर नहीं है, बर्दाश्त नहीं करूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा, तुम लोगों का हटा दूंगा यहाँ से, और मुझे समझाओ नहीं। मुख्यमंत्री की अति सक्रियता है, लगातार कोशिश है कि ये ऑपरेशन सफल अंजाम दिया जा रहा है। और ऐसे में आप देखो कि ये ए.के. शर्मा भाई, आप 35 साल ब्यूरोक्रेट्स रहे और आने के साथ एमएलसी बना दिए गए, आने के साथ आप प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिए गए, आने के साथ कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। लोगों के जन्म खत्म हो जाते हैं, विधायक नहीं बन पाते। किस लिए बनाए गए थे? आप में क्या क्वालिटी थी? आपकी क्वालिटी यही थी कि आप टॉप ब्यूरोक्रेट हो और आपके अनुभवों का फायदा 24 करोड़ की जनता को मिलेगा। 24 करोड़ की जनता को मिलेगा और मुख्यमंत्री के आप दाहिने और बाएं हाथ बनोगे, क्योंकि आपके पास विराट अनुभव है। अनुभव का फायदा हम सभी को मिलेगा, ऊर्जा को मिलेगा, नगर विकास को में भी मिलेगा, और आपके अनुभव का फायदा पूरे प्रदेश को मिलेगा। यहाँ मिलता दिखा कुछ नहीं भाई, 5 मिनट के अंदर चले गए। मैंने पूछा क्या हुआ, अभी समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। घोर निराशा मुझे लगी। मुझे नहीं, आप सोचो कि जब वो आए थे तो एबीपी गंगा पहला ऐसा चैनल है जिसने चलाया था कि ए.के. शर्मा आए, बाहर लाए। ए.के. शर्मा से एक उम्मीद थी, और उम्मीद ये थी कि ए.के. शर्मा आए, प्रदेश को बदल देंगे। क्यों? कि 35 साल का विराट अनुभव है, केंद्र से लेकर राज्य तक सरकार चलाने का उनके पास अनुभव है। और ए.के. शर्मा 5 मिनट में आए, इतना बड़ा, और उनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन, आप रात भर यहाँ पर रहे, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहा हूं कि बहुत सफल तरीके से अंजाम दिया जा रहा है और अधिकारी लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने कभी जीवन में इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों को इस तरह से एकजुट नहीं देखा कि वो पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हों और पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए हों, चाहे उसका जो हो, कारण जो हो और जो भी चीजें हों। लेकिन कारण ये है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सब वहीं रहो। मुख्यमंत्री जी की निगरानी है, मुख्यमंत्री की घोर निगरानी है, सक्रियता नहीं, अति सक्रियता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां डीएम पहुंचो, कमिश्नर पहुंचो। हमारे पास सिर जो सूचना के निदेशक है उनका फोन आया कि तुरंत एक बिल्डिंग गिर गई है, मुख्यमंत्री जी ने सबको निर्देशित किया है, जल्दी से इसको चलाइए, एक मैसेज जाएगा। तो ऐसे में और आपको लगेगा कि जो सक्रियता है उसका ही ये परिणाम है कि अभी 14 लोग निकाल लिए गए और 3 लोग मात्र फंसे हुए हैं, 3 मात्र फंसे हुए हैं। डीएम साहब हमारे साथ हैं, डीएम साहब बाद में उनसे बात कर लें। डीएम साहब क्या अपडेट है? प्लीज डीएम साहब क्या अपडेट है इस समय? अभी रात को 5:30 बजे 2 और लोगों को सकुशल निकाला गया था। अभी ऐसी संभावना है जो लोग निकाले गए हैं उनके द्वारा जो क्लू दिए गए हैं, वो ऐसी संभावना है कि 3 और लोग इसके अंदर हो सकते हैं। उसमें अभी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके सर्च हो जाए, वहाँ तक पहुँच हो जाए, और इसके बाद फिर आपको आगे की जानकारी देंगे। एग्जैक्ट फिगर 14 लोग अभी तक टोटल रेस्क्यू हुए हैं, जिसमें
एक पर्सन जो एडमिट हुआ था उसको रात में डिस्चार्ज कर दिया गया था और बाकी 10 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, बाकी डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 14 लोग जो निकाले गए थे अभी सभी सुरक्षित हैं। 3 लोग जो संभावित हैं अभी अंदर हो सकते हैं, उनको भी सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। परिवार से जो बात हो रही है वो क्या बता रहे हैं, कितने लोग हो सकते हैं? आप तो कह रहे हैं 3 लोग हैं। हाँ, जो जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग, उनसे वार्ता की गई तो उनके हिसाब से 3 और लोग होने की आशंका है इसमें। हाँ, रेस्क्यू लगभग आधा घंटा और चलना चाहिए क्योंकि थोड़े क्लूज़ मिले हैं, उस पर एनडीआरएफ अभी काम कर रहा है, कटिंग की गई है। कुछ एक का पैर नज़र आया है तो ऐसा लग रहा है कि एक तक पहुंच अभी जल्दी ही हो जाएगी और उसके बाद बाकी जो बचे हुए 2 लोग हैं उनके भी क्लूज़ अभी हम लोग गैदर कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि बचे 3 लोगों को आधे घंटे 1 घंटे में निकालिए। हाँ, सकुशल निकालने की उनको हर संभव प्रयास चल रहा है। रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तीनों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक का रिस्पांस अभी आ रहा है, 2 की स्थिति क्या पता चला? अभी 2 का क्लू मिल रहा है, वो अभी हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही जगह फंसे हुए? ये भी अभी नहीं कहा जा सकता है, वो अभी बाद में ही बता पाएंगे जब। डीएम सूर्यपाल गंगवार साफ तौर पे वीरेश जी, आपने सुना कि 3 लोग ये फंसे हुए हैं, इन्होंने क्लियर किया है, 14 लोगों को निकाल लिया गया है। सभी अधिकारी यहाँ पर हैं, जिलाधिकारी कह रहे हैं कि 3 लोग अभी फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि संभावित आंकड़ा अभी 3 का बताया जा रहा है कि 3 लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं और वहां से लगातार तस्वीर हम दिखा रहे हैं। वीरेश भी लगातार वहां से पल पल की अपडेट दे रहे हैं, लेकिन सवाल वही खड़े होते हैं कि आखिरकार भ्रष्टाचार जिस तरीके से किया जाता है बिल्डर्स की तरफ से, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। आम जनता आशियानों को अपने खड़ी करती है, लेकिन इसके बाद जो मंजर है ये आपके सामने है, भयानक मंजर। जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो चुके हैं। फिलहाल घायलों की जो स्थिति है वो बेहतर बताई जा रही है, लेकिन सवाल बनते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री आवास से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर अवैध बिल्डिंग का निर्माण कैसे हुआ। तो लखनऊ में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो 3 लोग अभी भी बताए जा रहे हैं मलबे में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की कवायद जारी है और तेज कर दी गई है क्योंकि मौसम लगातार वहां बदल रखा है। इससे पहले देखा गया हल्की बूंदाबांदी वहां हो रही थी, जिस वजह से हल्की चुनौती भी आ सकती थी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन फिलहाल मौसम बदल रखा है वहां पर। इन सबके बीच ऑपरेशन को और बढ़ा दिया गया है, कवायद और तेज कर दी गई है। वीरेश वहां पर लगातार बने हुए हैं, वहां से पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि लेकिन जिस तरीके से हौसला दिखाया जा रहा है टीम की तरफ से, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम की तरफ से पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, सेना के जवान वहां पर तैनात है और यही हौसला, इसी हौसले की वजह से लोगों की जो स्थिति है वो बेहतर बनी हुई है। सुरक्षित लोगों को बाहर वहां से निकाला जा सका है और देखिए 13 घंटे पूरे हो चुके हैं, 29 मिनट और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, जिसमें ऑपरेशन जिंदगी को लगातार 13 घंटे 30 मिनट से ज्यादा वक्त से एबीपी गंगा आपको लाइव दिखा रहा है। वहां जो कुछ चल रहा है, बिल्डिंग के ढहने के बाद कैसे लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ये सब कुछ लगातार आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला, इस वक्त भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 3 लोग और फंसे हुए बताए जाते हैं। 3 लोग इस मलबे में और फंसे हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है। बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी का रिसाव हो रहा था, यह पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट। पाइप डलवाने के लिए 3 दिनों से वहां पर ड्रिलिंग चल रही थी और बेसमेंट में कमरे का भी निर्माण कराया जा रहा था, यह पुलिस के सूत्रों से हमारे पास बड़ी अपडेट। और ये अगर पुलिस के पास जानकारी है तो इसका मतलब पुलिस इस तरीके से सोच रही है इस हादसे के पीछे की वजह के बारे में। पाइप डलवाने के लिए 3 दिनों से वहां पर ड्रिलिंग चल रही थी और बेसमेंट में कमरे का भी निर्माण कराया जा रहा था। तो बिल्डिंग का निर्माण तो अवैध हुआ ही था, यहां पर देखिए किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही थी। लखनऊ हादसे पर यह पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। बिल्डिंग के बेसमेंट में कमरे का निर्माण हो रहा था और पाइप डलवाने के लिए 3 दिन से वहां पर ड्रिलिंग का काम चल रहा था और कमरे का भी निर्माण कराया जा रहा था। इमारत की नींव खिसकी और उसके बाद यह हादसा हुआ है। यह पुलिस के सूत्रों से बड़ी जानकारी हमारे पास है और इसलिए हम आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। पुलिस के पास यह जानकारी निकल कर आई है, पुलिस ने जो समझा है इस सारे प्रकरण को, उसमें यह बड़ा कारण पुलिस के सामने आया है कि 3 दिन से बेसमेंट में ड्रिलिंग की जा रही थी, वहां पर कमरे का भी निर्माण कराया जा रहा था, वहां पर पानी का रिसाव चल रहा था।
इसी वजह से नींव खिसकी और यह हादसा हुआ, यह बिल्डिंग ढही। बिल्डिंग हादसे में अब मलबे के भीतर सिर्फ 3 लोग फंसे हैं, ऐसा वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों का कहना है। ऐसा अथॉरिटीज का मानना है कि 3 लोग और फंसे हो सकते हैं और उनको निकालने के लिए वहां पर प्रयास किया जा रहा है। 14 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ये सब मिलकर वहां पर ऑपरेशन जिंदगी में इन्वॉल्व हैं, लोगों की जान बचाने के प्रयास कर रहे हैं। और एबीपी गंगा लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है 13 घंटे 35 मिनट से। लखनऊ में ऑपरेशन जिंदगी मुसलसल जारी है और उसकी सारी तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। ये देखिए आप एक्सक्लूसिव फुटेज रेस्क्यू ऑपरेशन का। मौसम खराब है, बूंदाबांदी के बीच वहां पर लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान लोगों को बचाने के काम में जुटे हुए हैं। अब सिर्फ 3 लोग भीतर फंसे रह गए हैं। कुछ और वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा और संभावना इस बात की है कि इन 3 लोगों को बचाने के बाद इस ऑपरेशन को समाप्त किया जाएगा। सारी विधाओं की स्पेशलिस्ट लोग बंधु को भी हम लोगों ने अलर्ट पे डाला था कि इन केस अगर नंबर बढ़ता है, लेकिन वो स्थिति आ नहीं रही है। अभी तक टोटल 14 केसेस रेस्क्यू किए गए हैं, जिनमें 10 एडमिटेड हैं, 4 डिस्चार्ज। यानी सिविल में भी 8 लोग फिलहाल, सिविल में 8 लोग हैं, 8 स्टेबल हैं। अगर बात की जाए क्या कोई फ्रैक्चर या एक्सटर्नल इंजरी इस तरह? कोई फ्रैक्चर अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो भी अगर पेन का सिम्टम होता है तो वहाँ का हम लोग एक्सरे करवा लें। पूरी तरह से तैयार है जी, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में सीएमओ मनोज अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि जितने भी पेशेंट्स हैं, अभी अगर बात की जाए तो 14 लोग रेस्क्यू हुए, जिसमें से 9 लोगों को सिविल अस्पताल लाया गया था, 2 लोग को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर। इसमें से सिविल अस्पताल से एक मरीज जो है जो घायल था वो यहाँ से। आपने सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल को सुना, उन्होंने कहा कि ऐसी जो भी तैयारियां हमारी हैं उसके हिसाब से ही चीज़ें हुई हैं। सबको अलर्ट पर रखा गया था और वहां पे उधर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, पुलिस के जवानों को आप देख सकते हैं ऑपरेशन चलता हुआ देख सकते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी, ये दोनों मौके पर हैं और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहां का हाल बता रहे हैं। वीरेश, इस वक्त सबसे ताज़ा जानकारी क्या है रेस्क्यू से जुड़ी हुई? देखिए, रेस्क्यू से ताज़ा जानकारी यह है कि टेलीविजन स्क्रीन पर मैं दिखाऊं कि रेस्क्यू का काम अभी आखिरी दौर में, मौसम खराब चल रहा है। लेकिन एक जानकारी दर्शकों को दे दूं कि जो शाहिद मंजूर, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक, उनके पुत्र नवाजिस, जी हाँ नवाजिस को गिरफ्तार करके पुलिस जो है वहाँ से ले आई है। जी हाँ, मेरठ से लखनऊ लेके आई है। नवाजिस हों और शाहिद मंजूर के भतीजे जो तारिक हों, उनकी भी तलाश की जा रही है। मेरठ के सारे अखबार शाहिद मंजूर के कारनामे से भरे हुए हैं। शाहिद मंजूर जो समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, शाहिद मंजूर जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके नवाजिस को लखनऊ लाया जा रहा है। रात में ही गिरफ्तारी हो गई नवाजिस की। इसको माना जाता है कि नवाजिस ने ही बनवाया है, यजदान बिल्डर ने बनाया है और नवाजिस भी इसका मालिकाना हक रखता है। नवाजिस की बहुत सारी ऐसी इमारतें दुबई में हैं, माना जाता है कि उसकी इमारतें नोएडा में भी हैं और लखनऊ में भी हैं। देश विदेश में वो काम करता है। बहुत सारे 17 में उसके ऊपर ऑपरेशन हुआ, 22 में ऑपरेशन हुआ। बहुत अवैध भूमि, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग को हटाया गया, बहुत सारे अतिक्रमण हटाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे उस मेरठ में ऑपरेशन करवाए जो शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिस मंजूर, जी हाँ नवाजिस मंजूर की अवैध इमारतों को हटाया गया, गिराया गया और प्लॉटिंग जो की गई, अवैध प्लॉटिंग की गई, उसे हटाया गया। नोएडा में करता है, मुंबई में करता है, दिल्ली में करता है, लखनऊ में करता है और दुबई में। नवाजिस को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है लखनऊ। ये पुख्ता जानकारी एबीपी गंगा के पास है। शाहिद मंजूर जो इस वक्त विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, उनका पुत्र है नवाजिस और भतीजा है तारिक। ये जानकारी मिल रही है। और एक बड़ी बात आपको, आप चूंकि ड्रिलिंग की बात कर रहे थे और आप बात कर रहे थे कि कैसे ये भ्रष्ट तंत्र हुआ, अब मैं अपने कैमरे से एक बिल्डिंग पर नजर डाल रहा हूं। जरा इसको सामने वाली बिल्डिंग को दिखाओ।
इस बिल्डिंग को दिखाओ जो सामने वाली बिल्डिंग है, वहां जो छेद है उस छेद को दिखाओ दर्शकों को। और राजेंद्र, मैं आपको अब बताना चाह रहा हूं कि इस बिल्डिंग को मैं क्यों दिखा रहा हूं, इस छेद को क्यों दिखा रहा हूं। ये जो बिल्डिंग ध्वस्त हुई है, ये बिल्डिंग का ही वो पार्ट है जो खड़ा हुआ आपको दिख रहा है। इस अवैध बिल्डर ने इस बिल्डिंग को बना के, ये नया पार्ट है उसका, वो पुराना पार्ट है जो नहीं गिरा है, ये नया पार्ट है, उसको बना के इसमें जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इसी वजह से आपको वो पूरा इंटरकनेक्टिंग चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। संजय त्रिपाठी इस मामले पर पूरा उन्होंने रिसर्च किया है, अभी वो बताएंगे, दर्शकों को और बेहतर तरीके से समझाएंगे। संजय, इसको बताइए कि इस कनेक्शन का क्या अर्थ है। देखिए वीरेश जी, पहली बात तो दो अलग अलग बिल्डिंग अगर हैं तो उनको जोड़ के एक नहीं बनाया सकता है। ये सब डिवीज़न की जो व्यवस्था होती है प्राधिकरण में, उसका पालन करना होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब वो पहले वाली बिल्डिंग पुरानी है, ये बिल्डिंग नई बनी है, और हर बिल्डिंग में नक्शा तभी पास किया जाता है जब ये देख लिया जाता है कि उसमें जो नॉर्म्स हैं, जो नियम हैं, वो पूरे हैं कि नहीं है। अब जैसे फायर की बात होती है कि अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो फायर एग्जिट वगैरह है कि नहीं है। एक सबसे बड़ी बात देखी जाती है कि बिल्डिंग के चारों तरफ सेटबैक छोड़ा जाता है। सेटबैक का मतलब होता है खुला रास्ता, जिससे अगर आग लग जाए, कोई दूसरी घटना हो जाए तो एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी भीतर आ सके। अरे भैया संजय, तुम कह रहे हो कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सके। हम लोग जब यहाँ पहुंचे रात में तो फायर ब्रिगेड क्या, पुलिस वाले, एनडीआरएफ वाले घुस नहीं पा रहे थे। ये जो बहुमंजिली इमारत खड़ी है, चमकीली जो खड़ी है, पता नहीं इसमें फायर है कि नहीं, सारा सिस्टम है कि नहीं, और आने जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो इस बिल्डिंग में कूद के हम लोग पहुंचे, फिर ये एम्बुलेंस की गाड़ी दूसरी बिल्डिंग से आई, और तमाम जो फायर ब्रिगेड, जेसीबी और यंत्र तंत्र जो आया, ये दूसरे रास्ते से आया, कुछ था ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। और दूसरा जो है, मैं आपको एक बात कहूँगा कि जो सेटबैक छोड़ा जाता है सामने की तरफ को जो बोलते हैं फ्रंट सेटबैक, सामने का रास्ता छोड़ा जाता है। जो गलियारा आप देख रहे हैं, बिल्डिंग जो घिरी हुई है, मैं कहूँगा कैमरा जरा उस तरफ दिखाएं कि जो गलियारा है दोनों इमारतों के बीच का, आप वीरेश जी बताइए क्या इसमें से कोई वाहन निकल सकता है? अगर भगवान ना करता कि यहाँ अग्निकांड हो जाता तो क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ या उसके जो उपकरण हैं वो इस रास्ते से मूव कर सकते थे? बैक सेटबैक भी छोड़ने की व्यवस्था है, पीछे की तरफ भी बिल्डिंग में स्पेस दिया जाता है। यहाँ आपको बैक सेटबैक नाम की कोई चीज़ ही नहीं नजर आएगी, क्योंकि ये बिल्डिंग इससे चिपक करके बिल्कुल बनाई गई थी। तो आप सोचिए वायलेशन कितनी हद तक की गई है। और खुद जो आपने देखा कि मंडायुक्त से मैं सुन रहा था, आपने बात की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि ये बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई थी, ऐसी बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। आपने देखा किस तरह से शहर में कई बिल्डिंगों को गिराया गया, ध्वस्तीकरण किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर वो लिवाना होटल, जहाँ अग्निकांड हुआ है, अभी 100 मीटर की दूरी पे है। पता नहीं यहाँ अभिशाप है कि पता नहीं क्या है। और ये मुख्यमंत्री के घर से, कार्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पे ये सारा है। और ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्राइम लोकेशन है। ये हजरतगंज का इलाका है, यूपी का सबसे प्राइम लोकेशन है। ये दिल है, ये दिल है उत्तर प्रदेश का, और जहाँ धड़कता है और इसका एहसास कैसे होता है, इस दिल को कैसे दबाया जा रहा है, और किस रूप में यहाँ अवैध मशरूम की तरह की इमारतें हैं। अपने कैमरामैन से कहूँगा, जो आप फायर सेफ्टी की बात कर रहे थे, जो आप कह रहे थे कि गलियां चौड़ी होनी चाहिए, अरे साहब, मकान में सीमेंट तो और छड़ तो और गिट्टी या बालू तो कम से कम सही लगे, गलियां तो बाद में लगेंगी। बिल्कुल, आर्किटेक्चरल एक्सपर्ट होते हैं इसके लिए, वो देखते हैं कि जो बिल्डिंग बनाई गई उसमें क्या मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, नक्शा उसका किस तरह का है। नक्शे में सारे जो प्रावधान होते हैं, प्राधिकरण के अधिकारी जब आप नक्शा फाइल करते हैं ना वीरेश जी, किसी प्राधिकरण में अपने मकान बनाने का, तो बाकायदे टीम आती है, उसकी जाँच करती है, वो देखती है कि जो नक्शा आपने दाखिल किया है उसके हिसाब से निर्माण हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। उसमें वायलेशन होता है तो आपको नोटिस दिया जाता है। आप उस नक्शे से ज़्यादा बना लेते हैं तो आपको कंपाउंडिंग कराने के लिए कहा जाता है। अगर पार्ट कंपाउंडेबल नहीं है तो फिर सीज किया जाता है, उसको ध्वस्तीकरण किया जाता है, तोड़ा जाता है। और जिस तरह से अवैध निर्माण एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, याजदान बिल्डर का सामने आया, महानगर में एक पूरा अपार्टमेंट तोड़ा गया, ये बिल्डिंग आपने देखी, खुद मंडलायुक्त कह रहे हैं कि अवैध तरीके से बनी थी। अभी भी वक्त है वीरेश जी, अभी भी वक्त है कि इस तरह की इमारतों को चिन्हित किया जाए, निकाला जाए, और न केवल लखनऊ
बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह की जो भी बिल्डिंग बनी है उन सबको निकाला जाए, उनके बारे में जानकारी की अब जाए। आप पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं तो कानपुर से हमारे साथी रतीश त्रिवेदी आए हैं। वहां तो मैं जब जाता हूं तो भाई साहब इतना जाम, ऐसा अगर किसी होटल पे, एक बड़ा होटल है वहां, उसके छत पे मैं चढ़ा तो केवल मशरूम जैसे अवैध निर्माण ही दिखा। तो ये तो पूरे प्रदेश की चिंता है, मुख्यमंत्री की चिंता है। अब बताओ कि केवल मुख्यमंत्री यही काम करेंगे क्या? रात भर जग के मुख्यमंत्री ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और पूरा पूछ रहे हैं कि भैया क्या हुआ, कहां तक बढ़े, कहां ऑपरेशन बढ़ा, कितने लोग निकाले गए, कितने लोग सुरक्षित हैं, और इस तरह से इस तंत्र को कैसे खत्म किया जाएगा। अब रतीश त्रिवेदी बताएंगे कि कानपुर में भी तो मैं मशरूम ही देखता हूं और ये वहां गहन विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो वहां किस रूप में है भाई सिस्टम? वीरेश जी, सिस्टम यहाँ हो चाहे कानपुर में हो, हर जगह इसी तरीके का है। इसी तरीके से सघन बस्तियां बस जाती हैं, इसी तरीके से निर्माण होते हैं, मानकों को दरकिनार किया जाता है। अभी आप दोनों चर्चा कर रहे थे, जो एनओसीज होती हैं एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, तमाम बिल्डिंग बाई लॉस होते हैं, उनका वायलेशन किया जाता है। तमाम प्राधिकरण हो, नगर निगम हो, सभी वायलेट करते हैं क्योंकि सभी की मिलीभगत होती है। जमीनी स्तर पर जो सुपरवाइजर और जेई होते हैं उनका सबसे बड़ा खेल होता है, और जेई के खेल के बाद ऊपर तक मामला जाता है, यानी ऊपर तक सब कुछ जाता है, सिस्टम जाता है। और जिस सिस्टम की बात आप कह रहे हैं कि सिस्टम बलि मांगता है, तो सिस्टम इसीलिए बलि मांगता है क्योंकि जेई सुपरवाइजर से लेकर सिस्टम जो चलता है वो ऊपर प्राधिकरण के बड़े अधिकारियों तक जाता है। पैसा दे के पोस्टिंग पाई जाती है, सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि पैसा देकर ही पोस्टिंग पाई जाती है और उसके बाद पैसे की वसूली करके उसे वापस ऊपर तक पहुंचाया जाता है, और इसी तरीके से सिस्टम चलता है। और सिस्टम जब चलता है तो इसी तरीके के बड़े हादसे होते हैं। लखनऊ में इस तरीके के हादसे होते हैं, कानपुर में भी बड़े हादसे हुए हैं, और तमाम जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर इसी तरीके के हादसे होते हैं। और हम लोग इसी तरीके से चर्चा करते हैं कि इनका कारण क्या है। मंडलायुक्त साफ तौर पर आपने जब बात करी तो मंडलायुक्त ने साफ तौर पर, मंडलायुक्त केवल मंडलायुक्त ही नहीं है बल्कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष भी हैं। जो कमिश्नर होता है, मंडलायुक्त होता है, वो विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष भी होता है, चेयरपर्सन होता है। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देखें, इन तरह की बिल्डिंगों को चिन्हित करें, क्योंकि अभी होटल सील हुआ, मुख्यमंत्री ने कहा कि उसे ढहा दो, गिरा दो, बुलडोजर चला दो, और वो उसमें कई लोग मर गए, आग लगी, सब लोग पूरी तरीके से ये खबर हर जगह सामने आई, और वहां से 100 मीटर की दूरी पर ये फिर एक हादसा होता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के बारे में जो बड़े ज्ञानी लोगों कहते हैं कि वहां पोस्टिंग के लिए कहते हैं कि हमें उपाध्यक्ष बना, हमें सचिव बना दो, हमें वहाँ कर्मचारी बना दो, वहाँ जेई बना दो, इसके लिए लाखों करोड़ों में माल दिया जाता है। भाई आपने सही बात कही। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात की, मैं कानपुर विकास प्राधिकरण की बात करूंगा। 1 साल पहले की बात है, कानपुर विकास प्राधिकरण में एक प्रमोटी आईएएस को इसी तरीके से पोस्टिंग पाने के लिए ब्राइबरी का मामला निकल करके सामने आया था, लेकिन चूंकि आईएएस का मामला था, बड़े अधिकारी का मामला था, इसलिए उसको दबा दिया गया। लेकिन उसमें एक बड़ी चीज़ ये निकल करके आई कि पोस्टिंग के लिए पैसा अंदर खाने से चल रहा था। आप जिस बात को कह रहे हैं वो बात पहले भी सामने आ चुकी है, प्राधिकरणों में इसी तरीके से चलता है। भाई संजय त्रिपाठी, ये ब्राइबरी का मामला कानपुर विकास प्राधिकरण, कहा जाता है कि बड़ा कमाऊ पूत है अधिकारियों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण, और इसी वजह से, ये कमाने की वजह से ये सब, ये यजदान बिल्डर और ये यहाँ खड़े हो जाते हैं। अच्छा, बड़ी समस्या है कि ये कैसे खड़े हो जाते हैं। एक दिन में तो छू मंतर तो है नहीं कि ऐसे बटन दबाया और लाइट आन। अभी इसको छड़ लाया गया होगा, गर्रा लाया गया होगा, यहाँ पर सीमेंट लाया गया होगा, यहाँ पर पुलिस चौकी भी होगी, थाना भी होगा, यहाँ पर नक्शे बने होंगे, प्लॉट कटा होगा, यहाँ पर ईंट लाया होगा, सब तमाम व्यवस्था होगी, लेकिन किसी की नज़र पड़ती नहीं है क्या? खूब नज़र पड़ती है, लेकिन वीरेश जी मैं आपको बताना चाहूँगा, अवैध जो बिल्डिंग होती है, अवैध निर्माण होता है, उसमें एक एक ईंट रखे जाने का पैसा दिया जाता है। एक ईंट रखे का? एक एक स्लैब पड़ने का पैसा फिक्स होता है कि इतने लाख रुपए आपको मिलेंगे, जो भी प्राधिकरण के जिम्मेदार लोग होंगे, और आप इधर से नजरें फेर लीजिएगा। लाखों लाख रुपए बढ़ता है वीरेश जी, ये बड़ा करप्शन है। माने एक एक ईंट रखने के लिए पैसे, बिल्कुल, एक एक स्लैब के लिए पैसे, बिल्कुल, एक एक छज्जे के लिए पैसे, बिल्कुल। और वाह ये भी भाई। बताऊंगा तंत्र, आप समझिए पूरा तंत्र क्या है कि प्राधिकरण में नीचे से लेकर ऊपर तक का मॉनिटरिंग का पूरा सिस्टम है। सुपरवाइजर पोस्ट होता है हर मोहल्ले में, सुपरवाइजर निगरानी करता है प्राधिकरण की ओर जितने भी निर्माण किए जा रहे हैं, वो देखता है कि कहीं अवैध तो नहीं होता। प्राधिकरण का आदमी बड़ा एक्सपर्ट होता है, वो देख करके बता देता है। वो कहते हैं ना, उड़ते हुई चिड़िया के पर गिन लेना,
प्राधिकरण का जो कर्मचारी होता है वो देख करके बता देता है कि ये इमारत वैध बन रही है अवैध बन रही है। सुपरवाइजर का काम होता है कि वो यही देखे और देखने के बाद में उसके ठीक जो अफसर ऊपर है जेई उसको रिपोर्ट करे। जेई की जिम्मेदारी है कि वो एई को रिपोर्ट करे, एई की जिम्मेदारी है वो एक्सीएन को रिपोर्ट करे, एक्सीएन की जिम्मेदारी है वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को रिपोर्ट करे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि वो चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट करे, चीफ इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि वो आपका जो वीसी होता है प्राधिकरण का वो उसको रिपोर्ट करे। वीसी मंडलायुक्त रिपोर्ट करता है, मंडलायुक्त शासन में जो प्रमुख सचिव या सचिव होते हैं उनको रिपोर्ट करता है और उसके बाद मंत्री तक। कितना लंबा चैन है, कितना लंबा तंत्र है। आप जान रहे हो त्रिपाठी जी, उतना तो मंत्री जी न जानते होंगे इस विभाग के। सुपरवाइजर से लेके ऊपर तक पहुंचा दिए, सब माल जाता है क्या? बिल्कुल बढ़ता ही है, बढ़ता ही है, नीचे से लेकर के संजय ऊपर त्रिपाठी तक पूरी बता रहे हैं कहानी कि सेट एक होती है। स्लैब का पैसा आप दिया सोचिए जाता है कैसे अवैध और आपने जो निर्माण सवाल का उठाया एक-एक कि कदम पर ये एक-एक क्या किसी की चैनल नजर पर नहीं व्यक्ति पड़ती है, लगाया तो गया है। नजर फेर लेने का शायद वहां पर एक भुगतान होता है जिसकी आप लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा जो आप लोग कर रहे हैं वीरेश, इसे प्रदेश का जनमानस बहुत अच्छे से जानता समझता है, इसको महसूस कर चुका है, जिसको आप लोग शब्द दे रहे हैं इस वक्त और जिसको हम सब लोग सुन रहे हैं इस चर्चा को। बहरहाल जो आप बता रहे हैं इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे क्योंकि मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक पर से जब वापस आएंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और वीरेश और संजय त्रिपाठी, रतीश त्रिवेदी हमारे सारे सहयोगी वहाँ मौके पर हैं, वो बता रहे हैं कि ये भ्रष्ट तंत्र कैसे काम करता है। तो वहाँ पर ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है लखनऊ में, जहाँ पर बिल्डिंग गिरी है और हमारे तमाम सहयोगी वहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या रहे होंगे ये भी आपको बताए जा रहे हैं। अलाया अपार्टमेंट के मालिक मोहम्मद तारिक पर केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। नवाजिश और शाहिद के साथ साथ यजदान बिल्डर पर भी मुकदमा करने के निर्देश हैं। मंडलायुक्त यानी कि लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब ने एलडीए के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। यजदान बिल्डर्स के अन्य भवनों को भी चिन्हित करने के निर्देश जारी हुए हैं और अवैध निर्माण की स्थिति में तत्काल ध्वस्तीकरण करने के भी निर्देश हैं। ये ताजा अपडेट रोशन जैकब जो कि एलडीए के प्रमुख हैं, लखनऊ की कमिश्नर हैं, उनकी ओर से निर्देश के यजदान बिल्डर्स के साथ साथ दूसरे भवनों को चिन्हित किया जाए। और हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा ज्यादा जानकारी देंगे इन निर्देशों के संबंध में। शैलेश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब जो एलडीए की उपाध्यक्ष भी है, उन्होंने एलडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस बिल्डिंग के जो मालिक है, जो तारिक का नाम है और नवाजिश का नाम है, वो इसके अलावा जो यजदान बिल्डर है उनके ऊपर एफआईआर के निर्देश एलडीए के अधिकारियों को दिए गए हैं। और साथ ही यह भी कहा गया है कि यजदान बिल्डर की लखनऊ में और जो भी भवन है, उनके बनाए गए भवन है, उनका चिन्हीकरण किया जाए और इसके साथ में उनमें जो अवैध निर्माण है उन पर तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। यानी बिल्कुल भी कार्रवाई के लिए कोई लंबी प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि तुरंत फैसला होगा। अगर अवैध निर्माण है तो उसको ध्वस्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही ये निर्देश मिलते ही एलडीए के वीसी ने, क्योंकि एलडीए के वीसी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन जहाँ चल रहा है वहाँ मौजूद है, उन्होंने अपने नीचे के अधिकारियों को बोल दिया, अपर सचिव इनसे बात हो गई है उनकी, और अब पूरी टीम एलडीए की सुबह से ही इस काम में जुट गई है और उन भवनों की तलाश की जा रही है जो यजदान बिल्डर ने तैयार कराए हैं। सूत्रों की माने तो गोमती नगर की तरफ भी यजदान बिल्डर की भवन की सूचना आ रही है, हालांकि अभी पुष्ट नहीं है, लेकिन इस चीज़ को भी देखा जा रहा है। जो और दूसरी तरफ जो एफआईआर की कार्रवाई है उसके लिए भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ देर में एलडीए की तरफ से इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी यजदान बिल्डर्स और बाकी जो लोग भवन स्वामी हैं उनके ऊपर। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो बाकी बिल्डिंग्स हैं उनको भी तलाशने का काम शुरू हो गया है, पूरी टीम को लगा दिया गया है, जिससे कि इसके बारे में जल्द से जल्द जानकारी मिले। और ये माना जा रहा है कि दोपहर तक जो एलडीए की टीम की कोशिश है वो ये है कि आज दोपहर तक उन भवनों को चिन्हित करके कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाए। अभी हमारी एक अधिकारी से बात हुई, उन्होंने पुष्ट किया कि हमारी कोशिश है दोपहर तक इसके रिजल्ट सामने हो, उन भवनों को चिन्हित कर लिया जाए और उसके बाद में वहां पर बुलडोजर चल जाएगा, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। अगर कोई अवैध निर्माण मिलता है तो निश्चित रूप से यजदान बिल्डर एक भवन पर, जब बालू अड्डे के पास में जो इलाका जहां पर हम बात कर रहे थे, जब अभी पीछे उनकी 6 मंजिला इमारत को अवैध निर्माण को गिराया जा रहा था, और अब ये मामला सामने आ रहा है। और एक और आपको सोर्सेस से जानकारी बताएं, बिल्कुल ताज़ा अपडेट राजेंद्र, आपको ये भी बता दें कि जो बिल्डिंग ये अलाया अपार्टमेंट गिरा है, यहाँ से जुड़ी हुई जो अब तक जानकारी है, नक्शा नहीं मिल पाया है, अप्रूव नक्शा अब तक देखिए सामने नहीं आ पाया है। और इसी के आधार पर जो बाकी कागजी कार्रवाई, क्योंकि 2003 में देखिए ज़मीन को खरीदा गया था, शाहिद मंजूर जो मंत्री रहे सपा सरकार में, उनके बेटे ने, उनके भतीजे ने ज़मीन को खरीदा। उसके बाद यजदान बिल्डर के साथ में इसका बिल्डर एग्रीमेंट किया गया था। जो पेंट हाउस था
वो और 2 फ्लैट इसके अलावा वो शाहिद मंजूर के परिवार के पास थे। एक पेंट हाउस सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर को उसमें से बेचा गया था, जबकि 2 जो फ्लैट थे, एक शाहिद मंजूर के बेटी और दामाद को उन्होंने दिया था, जैसी जानकारी आ रही है। और इसके अलावा एक 401 नंबर का जो फ्लैट है वो अभी भी उनके परिवार के पास था, हालांकि वहां कोई रह नहीं रहा था। तो अब लगातार देखिए मुश्किलें बढ़ेंगी यजदान बिल्डर को लेकर। पहले ही जिस तरह की चीजें रही हैं, सख्ती रही है, और उसके बाद में अब साफ निर्देश मंडलायुक्त के और ये माना जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से जिस तरह से इस पूरे मामले में सख्ती दिखाई गई है, उसके बाद साफ निर्देश कि इस बिल्डर से जुड़े हुए जितने भी भवन हैं उनको चिन्हित करके उनके एक एक चीज नक्शे से लेकर निर्माण तक, ये पहले तो देखा जाएगा कि नक्शा वहां का अप्रूव है या नहीं है। कहीं बिना नक्शे तो नहीं मिला, क्योंकि जिस तरह से बालू अड्डे पर यजदान बिल्डर का जो अपार्टमेंट पिछले कुछ समय से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, यूपी गंगा ने उसको भी दिखाया था लगातार सबसे पहले, तो उसका तो नक्शा ही पास नहीं था, अधिकारियों ने बताया था, नजूल की जमीन पर जो बना था। और इसके बाद में अब जब यजदान बिल्डर की बाकी जो भवन है उनको तलाशने के काम शुरू हो गया है, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि वहां का नक्शा पास है या नहीं। अगर नक्शा पास भी है तो क्या उसके अनुसार वो बिल्डिंग बनी है या नहीं। इन सभी चीजों को देखने के बाद आप कह रहे शैलेश कि आज दोपहर तक टीम लगकर ये कार्य पूरा कर लेगी और ऐसे भवनों को चिन्हित कर लिया जाएगा जो कि इस बिल्डर से या इन लोगों से जुड़े हुए हैं और वहां पर नियमों का पालन नहीं हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप शैलेश दे रहे हैं और इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। और हम लगातार आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 14 घंटे 4 मिनट से एबीपी गंगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी सारी अपडेट्स और तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है और दिखा रहा है। लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है मौके पर लखनऊ में, और वहां पर अब आपको सीधे लिए चलते हैं बगैर वक्त गवाए। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहीं पर मौजूद, वो तस्वीरें दिखा भी रहे हैं और इससे जुड़ी तमाम बारीक जानकारियां भी आपको दे रहे हैं। वीरेश, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन वैसे ही स्थिति में है जहां तक हमारी आपकी बात अभी पिछले 1 घंटे से हो रही है। यानी 3 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने की कवायद जारी है और वो कोशिश चल रही है, वो प्रयास चल रहा है। 3 लोग पिछले लगभग यहाँ पर 6-7 घंटे से फंसे हुए हैं। इसलिए आपने पूछा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन 6 घंटे पहले जहाँ तक पहुँचा था वहीं तक अभी भी पहुँचा है, क्योंकि उन्हें सफलता 3 लोगों को अभी निकालने में नहीं मिली है। हालांकि सफलता इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि 3 लोग अंदर जीवित हैं, और जीवित किस लिहाज से हैं इसके पुख्ता सबूत हैं कि उनसे फोन पर बात हो रही है और उनसे संपर्क में है प्रशासन, उनकी आवाज सुन रहा है। लेकिन कहीं ऑपरेशन में वो चोटिल ना हो जाए, कहीं घायल ना हो जाए, इसलिए धैर्य से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। और ऑपरेशन इस लिहाज से किया जा रहा है कि 100% सफलता के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। और मुख्यमंत्री ये भी चाहते हैं, और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, देखिए मैं राजेंद्र, आप तो बहुत दिन से पत्रकारिता करते हैं, यहाँ पत्रकारों में एक बात की चर्चा चल रही है और आप भी सुनेंगे तो बहुत इस पे आप गौर फरमाएंगे, क्योंकि बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं आप। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे सब पत्रकार आपस में कह रहे हैं कि बताओ यार, एक बिल्डिंग गिरी है और डीजीपी रात भर यहाँ खड़े हैं। उनको जैसे बिल्डिंग गिरी तब से लेके अब तक कभी किसी ने देखा नहीं, कभी जिलाधिकारी को रात भर नहीं देखा, कभी मंडलायुक्त को रात भर नहीं देखा, कभी जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर को रात भर नहीं देखा। छोटे कर्मचारियों के हवाले से करके अब बगल में कहीं कोई स्वीट है उसमें जाके बैठ गए, या कोई बगल में ये इमारत है उसके जाके बैठ गए, कहीं लॉबी में बैठ गए। नहीं, यहाँ रात भर टहल रहे हैं डीजीपी साहब, रात भर डीएम साहब और रोशन जैकब कमिश्नर साहब और तमाम जितने साहब लोग हो सकते हैं यहाँ के मानिंद, वो सब लोग टहल रहे हैं। और इसकी पीछे की वजह जानते हैं क्या है? मुख्यमंत्री ने एक बड़े साहब से कहा कि मुझे रिजल्ट चाहिए और इन्वेस्टर समिट सामने है और प्रदेश की बदनामी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये प्रदेश उत्तम से सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है और मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं लगातार निरंतर प्रयासरत हूं और मैं सक्रिय नहीं, मैं अति सक्रिय हूं। इसलिए आधे घंटे में तो एक बड़े अधिकारी ने उनको जल्दी जल्दी बताना शुरू किया। सोर्सेज से खबर नहीं है, ये आंखों देखा हाल है। तो तुरंत मुख्यमंत्री की तरफ से आया कि धीरे धीरे बात करो, धीरे धीरे क्रमशः बताओ, शब्दशः बताओ और पूरी रिपोर्ट दो, और रात भर डटे रहना, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और भाई मैं तो, और यहाँ पर पत्रकार लोग इस बात को कह रहे हैं कि कभी इतनी एक बिल्डिंग गिरी है और
किसी भी इतने बड़े हादसे में, छोटे बड़े किसी भी हादसे में इस कदर पूरा अमला ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक ईंट उठाने में। हमारे साथ संजय त्रिपाठी हैं, बहुत व्याकुल हैं इस वक्त, कुछ बताने होंगे, उनके जेहन में बहुत कुछ चीजें आ रही हैं इसी से संदर्भित। तो संजय जी जल्दी बताइए। देखिए वीरेश जी, आपने जो बात कही वही मैं भी कहना चाहता हूँ कि जो जल का प्रवाह होता है ना, जो नदी बहती है वो ऊपर से नीचे की ओर बहती है। जब ऊपर स्ट्रांग व्यक्ति होगा, कर्मठ व्यक्ति होगा, तो उसका जो अनुसरण है वो नीचे तक होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपने देखा किस तरीके से हर दिन कहीं ना कहीं किसी जिले के दौरे में रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, तमाम कार्यों को निपटाते रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। तो वही मैसेज नीचे भी जाता है। आपने देखा किस तरह से डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान रात भर डटे रहे। संजय प्रसाद जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं वो यहाँ पर आकर के रात भर यहाँ रुके हैं। डीएम कमिश्नर पूरा अमला लगा हुआ है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन केवल वहाँ चल रहा है। मॉनिटरिंग के लिए 1-2 अफसर पर्याप्त। मैं आपको बताऊं कि जैसे ये बिल्डिंग गिरी, मेरे पास डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर सूचना शिशिर का फोन आया कि मुख्यमंत्री ने आनन फानन में सारे अधिकारियों को कहा है, निर्देशित किया है कि जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, एडीजी सारे लोग वहां पर पहुंचे जहां मलबा है, जहां पर गिरा है, और आप इसको तुरंत फ्लैश करिए एबीपी गंगा पर। मैंने उसे तुरंत फ्लैश किया, हमने कहा कि तुरंत फ्लैश करिए। बोले हाँ, संदेश जाना चाहिए कि पूरी तरीके से सक्रियता है, एक्टिवनेस है, और मुख्यमंत्री की सक्रियता का असर देखिए। सूचना के निदेशक के पास इतनी हड़बड़ी में फोन आना और एक साथ 2 फोन कि जल्दी से ये सभी लोग, आप भी भाग के पहुंचिए, हम लोग भी भाग के पहुंचे, और जब पहुंचे तो सारे अधिकारी यहाँ मौजूद। बिल्कुल सही बात है, और तब से लेकर के अब तक मौजूद है। पूरा जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो आला अधिकारी शासन स्तर तक, वो सारे के सारे अब तक मौजूद। सुखद अनुभूति हो रही है ये देख के, सुखद अनुभूति भी हो रही है। सुखद खबर भी अभी थोड़ी देर पहले जिलाधिकारी सुरपाल गंगवार ने दी थी। उन्होंने कहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन आधा पौन घंटा चलेगा बस, और उन्होंने ये भी कहा था मात्र 3 लोग फंसे, जबकि रात में ये खबर आ रही थी कि 30 से 35 लोग भीतर फंसे हैं। खुद 40 से 50 की खबर आई। हाँ। और जब अवनीश अवस्थी आए और रोशन जैकब आई कमिश्नर, और पीयूष मोरडिया आए, मैंने माइक लगाने की कोशिश की, डीजीपी चौहान साहब आए, माइक लगाने की कोशिश की। भाई साहब, बदहवास स्थिति थी, कोई किसी से बात करने की स्थिति में नहीं था, किसी को कोई शब्द नहीं था कि क्या बोले, और मीडिया में भी लग रहा था कि आखिर क्या हो गया भाई, कितने लोग, 50-26 लोग। लेकिन ये ईश्वर की कृपा और बिल्कुल मुस्तैदी, आपने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण, आपने मुख्यमंत्री की अति सक्रियता के बारे में, वो जिस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं उसके बारे में, अधिकारियों के वहां पर पहुंचने के बारे में आपने जो रिपोर्ट हमारे दर्शकों के सामने रखी है आप सभी ने, वो हमारे दर्शकों को इस सारे प्रकरण को समझने में बहुत मदद करेगी। और इसमें कोई शक नहीं कि इस तरीके से देखा जाए सिर्फ 3 लोग अभी फंसे हुए हैं, जीवित हैं, उनको निकालने के प्रयत्न वहां पर लगातार जारी हैं। तो एक तरीके से सुखद खबर है, और 100% सफलता की ओर यह ऑपरेशन बढ़ रहा है। लेकिन पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है जर्जर इमारतों की, इसको लेकर भी एबीपी गंगा के संवाददाता पूरे प्रदेश में इस वक्त सक्रिय हैं। वो आपके सामने अब रिपोर्ट रखने जा रहे हैं कि किन शहरों में इन जर्जर इमारतों की स्थिति क्या है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।